गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं आपका शिक्षक अनिल कुमार। आज हम राष्ट्रीय आईएम छात्रवृत्ति योग्यता परीक्षा के अंतर्गत विज्ञान विषय में पैथोलॉजी और मानव रोग विज्ञान पर चर्चा करेंगे। उस पर जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं परीक्षा में आने योग्य, उनको बताएंगे, समझाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप उसको धैर्यपूर्वक देखा कीजिए। और ये जो मैं क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ, इनमें से 100% परीक्षा में 2-4% जरूर आने हैं, तो आप इसको हल्के में ना लें। आइए आप हम मिलकर चलते हैं ह्यूमन पैथोलॉजी या मानव रोग विज्ञान। पैथोलॉजी पैथोजेंस से बना है। पैथोजेंस यानी रोगाणु, यानी रोग फैलाने वाले कीट या बैक्टीरिया, जीव। तो मानव शरीर में जितने भी रोग फैलते हैं बच्चों, वो सूक्ष्म जीवों से फैलते हैं। सूक्ष्म जीवों से। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? ऐसे जीव जंतु जो हमें नग्न आंखों से दिखाई न दें, जो माइक्रोस्कोप की सहायता से दिखाई दें, वही कहलाते हैं माइक्रोस्कोपिक। तो ये सूक्ष्म जीव 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें बैक्टीरिया यानी जीवाणु, वायरस यानी विषाणु, प्रोटोजोआ, नंबर 4 कवक या फंगस, और 5 पे शैवाल, शैवाल या एल्गी, ALGAE। ये 5 प्रकार के जो सूक्ष्म जीव होते हैं, इनसे ही हमारे शरीर में अनेकों भयानक किस्म की बीमारियां फैलती हैं। तो आज हम इन सभी पर चर्चा करेंगे। केवल एक को छोड़ देंगे, शैवाल को छोड़कर 4 सूक्ष्म जीव जो है हमारे शरीर में अलग अलग तरह की बीमारियां फैलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक चीज़ समझी, मानव रोग विज्ञान को पैथोलॉजी बोलते हैं। पैथोलॉजी पैथोजेंस से मिलकर बना है। पैथोजेंस माने रोगाणु, और जो मानव रोगों की जांच करता है दैट इज कॉल्ड पैथोलॉजिस्ट, उसे बोलते हैं पैथोलॉजिस्ट। पैथोलॉजिस्ट, ये आपने देखा होगा पैथोलॉजी सेंटर लिखा रहता है हर जगह। जहाँ पे हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, अलग अलग तरह की जांचें कराते हैं, वहाँ लिखा रहता है पैथोलॉजी सेंटर। इसका मतलब वहाँ पे हम अपने खून में और बलगम में या लार में अलग अलग रोगाणुओं की जांच कराते हैं, इसलिए उसको पैथोलॉजी बोलते हैं। और जो ये सब करता है उसको पैथोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे अधिक बीमारी फैलाने वाला जो सूक्ष्म जीव है वो वायरस है, और वायरस भयानक वाली बीमारी फैलाता है। तो हम पहले बैक्टीरिया की बीमारी पर चर्चा करेंगे। बैक्टीरिया यानी जीवाणु। जीवाणु से होने वाले जो प्रमुख रोग हैं उनको मैं लेके दे रहा हूँ। वैसे तो कई हैं, लेकिन जो प्रमुख हैं जिन पर क्वेश्चन आते हैं उन्हें लिख लीजिए आप। हैजा, टीबी, काली खांसी, प्लेग, डिप्थीरिया। हैजा, टीबी, प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, टेटनस। और छठा टिटनस। देखिए ये सभी बीमारियां बैक्टीरिया से होने वाली हैं, लेकिन इनके सबके वाहक होते हैं। क्या होते हैं? वाहक, यानी जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया को प्रवेश करवाते हैं, यानी बैक्टीरिया को लेकर चलने वाली चीज़ें या जीव। तो हैजा का वाहक होता है दूषित जल। क्या होता है? दूषित जल से हैजा फैलता है, उसी में बैक्टीरिया होता है और शरीर को बीमार बनाता है। टीबी जो होता है, ट्यूबरकुलोसिस, इसको बोलते हैं क्षय रोग। क्षय रोग या कोकर खांसी भी बोलते हैं। कुत्ता खांसी या कोकर खांसी, गांव में कुत्ता खांसी हो जाती है। इससे हमारे लंग्स प्रभावित होते हैं, यानी फेफड़े। ये फेफड़ों को नष्ट कर देता है, उनकी कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। तो क्षय रोग। टीबी जो होता है एक जीवाणु होता है जिसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से टीबी होता है, जो कि जिसको क्षय रोग बोलते हैं, कोकर खांसी बोलते हैं, और ये हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है, लंग्स को। ठीक है, आपने देखा होगा जिस व्यक्ति को टीबी होती है वो लंबी लंबी सांसें लेता है, उसकी सांस दम नहीं बैठती, यानी सांस लेने की दर जो बढ़ जाती है।
डिप्थीरिया, टाइफाइड, ये सब जीवाणु से होने वाले रोग हैं। अब इन पर जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं उन पर चर्चा करते हैं हम, इनमें सभी रोग कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है गठिया रोग में क्या होता है। परीक्षा में आया है ये, एसएससी सीजीएल में भी आया है और भी परीक्षाओं में आता रहता है। गठिया रोग में क्या होता है, तो बच्चों गठिया रोग हमने आपको संधियां पढ़ाई थी, जॉइंट्स। तो जितनी भी हमारी संधि होती हैं यानी जॉइंट्स होते हैं, उनमें साइनोवियल संधि जो होती है, साइनोवियल, जिसमें साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है, समय के साथ साथ साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो जाता है और उसमें एक अम्ल बढ़ जाता है, यूरिक अम्ल। कौन सा बढ़ जाता है? यूरिक अम्ल की सांद्रता जब जॉइंट्स में बढ़ जाती है तो वो जॉइंट्स चरचराने लगते हैं और दर्द होने लगता है, उसी रोग को हम गठिया रोग कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ लिखेंगे यूरिक अम्ल के कारण गठिया रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, मलेरिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? मलेरिया कौन सा अंग, देखो कभी कभी अंग पूछ लिया जाता है, कभी कभी रोग प्रभावित होता है। देखिए मलेरिया रोग एक प्रोटोजोआ से होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्रोटोजोआ जिसका नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, ये 3 प्रकार का मलेरिया होता है जिसमें अलग अलग समय पर फीवर रिपीट होता है, किसी में 12 घंटे बाद, किसी में 24 घंटे बाद, किसी में 36 घंटे बाद। तो ये मलेरिया जितने प्रकार का होता है ये प्लाज्मोडियम के अलग अलग स्पीसीज के द्वारा होता है और ये प्लाज्मोडियम होता है प्रोटोजोआ। और ये कौन सा अंग प्रभावित करता है, तो ये स्प्लीन यानी प्लीहा। प्लीहा आपको जानते हैं, प्लीहा होता है जिसमें बच्चे में रक्त का निर्माण होता है, भ्रूण में जो रक्त का निर्माण होता है वो प्लीहा में होता है, स्प्लीन। ठीक है, और प्लीहा को आरबीसी की कब्रगाह भी कहा जाता है। आरबीसी यहाँ पे आके मर जाते हैं, कब्रगाह, आरबीसी की कब्रगाह प्लीहा। अब प्लीहा इस रोग में होता क्या है, प्लीहा बढ़ जाता है। क्या होता है? प्लीहा बढ़ने लगता है, यानी इसमें डेड सेल्स ज़्यादा इकट्ठी होने लगती हैं। ठीक है, मलेरिया रोग का वाहक क्या है? देखिए इस चीज़ को यहाँ समझ लीजिए, वाहक उसे बोलते हैं जो मलेरिया के बैक्टीरिया को अपने सर पर लेकर चलता है, उसे कहते हैं वाहक। क्या बोलते हैं? तो जितने भी रोग, अधिकतर रोगों का वाहक जो है मच्छर है, मॉस्कीटो। और हम कहते हैं मच्छरों के काटने से मलेरिया होता है, मच्छर काटने से डेंगू होता है। ऐसा नहीं है, मच्छर को तो पता भी नहीं है कि वो क्या लेके जा रहा है बेचारा। वो तुम्हारे शरीर पे बैठेगा, प्यार से तुम्हें काटेगा और काटने के साथ साथ मलेरिया के, डेंगू के और चिकनगुनिया के जो वायरस और बैक्टीरिया होते हैं वो तुम्हारे शरीर में इंजेक्ट कर देगा, ना चाहते हुए भी। हो सकता है उसे पता हो या ना भी पता हो, लेकिन नॉर्मली उसको पता नहीं होता कि वो किसे लेके जा रहा है। जैसे सपोज दैट कोई टेम्पो चालक या कोई कार वाला आपको कुचल देता है तो उसमें गलती कार की नहीं होती, चलाने वाले की होती है। इसी तरह से मच्छर अगर तुम्हें काट रहा है तो मच्छर की उतनी गलती नहीं है, जो मच्छर के ऊपर जो बैक्टीरिया बैठा है वो तुम्हारे शरीर में अलग अलग बीमारियां फैलाएगा, तो वो वाहक हो गया, कंडक्टर। डेंगू रोग एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में कैसे फैलता है? डेंगू रोग एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में कैसे फैलता है? तो देखिए यहाँ डेंगू को समझते हैं। डेंगू एडिस इजिप्टी, एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है और ये मच्छर के द्वारा ही दूसरे के शरीर में फैलेगा। जैसे एक मच्छर मुझे काट गया डेंगू वाला, तो उसने दूसरे को काट लिया तो वो वहाँ भी डेंगू फैला देगा। तो मच्छर इसका वाहक होता है, अभी बताया था हमने, मच्छर ही डेंगू के वायरस को लेके अपने साथ साथ चलता है। डेंगू रोग में आपको पता है क्या होता है बच्चों? डेंगू रोग में प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है। प्लेटलेट्स शरीर में कितनी होती हैं?
2 से 3 लाख होती हैं लगभग, ठीक है। तो इनका काउंट कम हो जाता है, प्लेटलेट्स गिर जाती हैं और इंसान का शरीर बहुत कमज़ोर होने लगता है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। आगे देखिए, फूलों से लगने वाले डर को क्या कहते हैं? यहाँ बैठे किसी बच्चे को पता है? फूलों से लगने वाला डर, फूलों से लगने वाला डर, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये होता है एंथोफोबिया। एंथोफोबिया ये केवल फूलों से लगने वाला डर नहीं होता, पौधे के किसी भी भाग से डर लग सकता है, पत्ती से, तने से, जड़ से या पूरे पौधे से, तो उसको एंथोफोबिया कहते हैं। और फूल विज्ञान एंथोलॉजी कहा जाता है। एंथोलॉजी, जिसमें पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। एंथोलॉजी, एंथोफोबिया, फूलों से लगने वाला डर। यहाँ 2-3 डर और बता देते हैं हम। एक होता है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया बच्चों, रेबीज जो होता है कुत्ते के काटने से रोग, उसको आगे चलकर ये हाइड्रोफोबिया बदलता है। इससे पानी से डर लगता है, पानी से डर। एक होता है एल्टोफोबिया। एल्टोफोबिया, इसमें ऊंचाई से, हाई ऑल्टीट्यूड पे जाने से डर लगता है, यानी ऊंचाई पे जाने से, ऊंचाई से लगने वाला डर। ठीक है, फूलों से लगने वाला डर एंथोफोबिया। एंथोलॉजी पुष्प विज्ञान। हाइड्रोफोबिया पानी से लगने वाला डर, ठीक है। हाइड्रोफोनिक्स किसे कहते हैं आ गया, तो ये पानी में जो खेती की जाती है, पानी बिना मिट्टी के जो खेती होती है, पानी में खेती को बोलते हैं हाइड्रोफोनिक्स, ठीक है। एल्टोफोबिया ऊंचाई से लगने वाला डर, यानी हाई एल्टीट्यूड पर हम जब जाते हैं तो हमें डर लगने लगता है, वही एल्टोफोबिया होता है। आगे देखें, सिलोनिकोकस क्या है? सिलीनिकोसिस। सिलीनिकोसिस क्या है? ये एक रोग है बच्चों, रोग जो कैसे फैलता है? रक्त में सिलिकॉन की मात्रा बढ़ जाती है, सिलिकॉन की मात्रा बढ़ने से। सिलिकोसिस है, मैं गलत लिख दिया, सिलिकोसिस। सिलिकोसिस रोग, सिलिकॉन की मात्रा शरीर में बढ़ जाने से सिलिकोसिस रोग हो जाता है। आगे देखिए, पॉलिश किए हुए चावलों को खाने से कौन सा रोग होता है? आजकल हम जो चावल खाते हैं, गांव में तो लोग कच्चे चावल खाते हैं, शहरों में चावल ट्रांसपेरेंट होते हैं जिन पर पॉलिश होती है, पॉलिश होती है, जिसे बोलते हैं हम सेला चावल। पॉलिश किए हुए चावलों को खाने से कौन सा रोग होता है? तो पॉलिश किए हुए जो चावल होते हैं, सेला चावल, उनमें विटामिन B1 पाया जाता है। थायमीन की कमी, विटामिन B1 पाया जाता है, इसे थायमीन बोलते हैं। और शरीर में इसी की कमी हो जाती है और इससे रोग होता है बेरी बेरी, बेरी बेरी। तो पॉलिश किए हुए चावल खाने से बेरी बेरी रोग हो जाता है। MRI में पढ़ा चुका हूँ। MRI क्या है? व्हाट इज MRI? कोई बताए? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस चित्रण या इमेजिंग। चुंबकीय और रेडियो तरंगों के द्वारा शरीर की जांच की जाती है, इसी को बोलते हैं MRI। इसमें शरीर की जांच होती है संपूर्ण अंगों की, सभी अंगों की। अगला क्वेश्चन, BMD क्या है? BMD परीक्षा में आ चुका है कई बार और आने की संभावना है। इसको बोलते हैं बोन मिनरल डेंसिटी, बोन मिनरल डेंसिटी। यानी देखो,
समय समय पर बीएमडी परीक्षण किया जाता है हड्डियों का, क्योंकि हड्डियां कटने लगती हैं और हड्डियों में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा कम हो जाती है, कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा कम हो जाती है। आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट की हड्डियां बनी होती हैं, ठीक है। तो बोन मिनरल डेंसिटी यानी हड्डियों की घनत्व तो चेक किया जाता है कि हड्डियां कितनी घनी है, कैसे कट रही हैं, क्या हुआ है। और इससे जो रोग होता है उसे बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, इसे बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, इस रोग में हड्डियां कटने लगती हैं। लो वही पेपर साइंस का दिया था पेपर, नहीं कल दोनों ने, तो रीजनिंग का ये करो। ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, क्लियर है। देखिए अगला रोग है जो मनुष्य भोजन करना रोक नहीं पाता, उसे कौन सा रोग हो जाता है। देखो बड़ा अजीब रोग है। एक आदमी अगर खाना खाता रहे तो खाता ही रहेगा, उसकी भूख मिट जाए तब भी खाता रहेगा। तो वो एक डिसीज होती है, उसको बोलोमिया कहते हैं, बोलोमिया। ये बोलोमिया डिसीज होती है, इसमें खाने पर कंट्रोल नहीं होता और ज़्यादा खाना खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे और फिर मर जाएंगे। कैंसर किसे कहते हैं, अगला क्वेश्चन। कैंसर, आपने सुना होगा कैंसर होता है कि कैंसर हो गया, उसे कैंसर क्या है, इसे देखते हैं। कैंसर से कई क्वेश्चन बनते हैं। कैंसर, इसको हम बोलते हैं, जो इसको इस विज्ञान कैंसर विज्ञान को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है, ऑन्कोलॉजी। और जो इसका अध्ययन करता है उसे ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, ठीक है। तो कैंसर होता क्या है, देखिए कैंसर में कोशिकाओं में अनियमित वृद्धि होती है, अनकंट्रोल बहुगुणन। मनुष्य की कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि होती है। कैंसर रोग में मनुष्य की कोशिका अनकंट्रोल रूप से बढ़ने लगती हैं, तो जो सामान्य कोशिकाएं होती हैं उनके लिए जो पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी हो जाती है और वो उनका दम घुटने लगता है और मरने लगती हैं। क्योंकि अगर आपके पास एक व्यक्ति का खाना है और उस व्यक्ति को खाने के लिए 20 लोग और आ जाएं तो खाना ऑब्वियसली कम पड़ेगा और जिस व्यक्ति के लिए वो खाना था वो भूख से तड़प के मर जाएगा। तो वही हाल होता है कैंसर कोशिकाओं में। कैंसर की कोशिकाएं अनियंत्रित कंट्रोल वृद्धि होती है और सामान्य कोशिकाओं का दम घुट जाता है। दम घुट जाता है और वे मर जाती हैं, ठीक है। जो हमारे पोषक तत्व होते हैं 5 प्रकार के, वो सभी कोशिकाओं के लिए ज़रूरी होते हैं। विश्व स्तर पर फैलने वाले रोग को क्या कहा जाता है, विश्व स्तर पर अभी 1920 में एक रोग फैला था बच्चों, जो था कोरोना। क्या था, कोरोना। तो कोरोना जो रोग था, कोरोना वायरस से जो होता था, कोविड-19 बोलते थे इसको, कोविड-19, इसको कहा जाता है महामारी, यानी जिससे बहुत सारे लोग मरे। इसको पेंडेमिक बोलते हैं, पेंडेमिक, यानी एक बड़े स्थानों पर लोगों का विनाश होना किसी रोग द्वारा, वो कहलाता है पेंडेमिक, ठीक है। कैंसर, ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं। मनुष्य की कोशिकाओं में अनियमित वृद्धि जब होने लगती है तो वो कैंसर हो जाता है और सामान्य कोशिकाओं के लिए भोजन की कमी पड़ जाती है तो कोशिकाएं मरने लगती हैं और धीरे धीरे इंसान का अंत हो जाता है। आगे देखते हैं, डीपीटी का पूरा नाम क्या है, डीपीटी। देखो ये एक टीका होता है, ये लगाया जाता है डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस। जब हम छोटे होते हैं तो बचपन में टीकाकरण होता है, भारत सरकार द्वारा समय समय पर बच्चों के टीके लगाए जाते हैं ताकि वो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से अपने सुरक्षा कर सकें।
और जो माता होती है प्रसूतिका उसको भी टीका लगाया जाता है, उसके जो नवजात शिशु को भी टीका लगाया जा सकता है ताकि वो भयानक बीमारियों से अपनी रक्षा कर सकें। आगे लिखेंगे ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी किसके कारण होती है? ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी किसके कारण होती है? आंसर लिखेंगे पानी में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाने के कारण। पानी में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाने के कारण। मेडिकल की भाषा में गोल्डन आवर किसे कहा जाता है? यानी स्वर्ण काल या स्वर्ण घंटा किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, स्वर्णकाल किसे कहते हैं ये मेडिकल साइंस में अलग थोड़ी टर्म है। स्वर्णकाल उसे कहा जाता है बच्चों कि अगर किसी व्यक्ति को अचानक हार्ट अटैक आ जाए अचानक, तो हार्ट अटैक आने के शुरू का जो पहला घंटा होता है उस व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल होता है, बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है उसे बचाए रखने के लिए, तो उसी को गोल्डन आवर बोलते हैं। उस एक घंटे में अगर उसको CPR दे दिया गया या डिफिब्रिलेटर से उसके चेस्ट को प्रेस करके हार्ट को वापस रिकवर कर लिया गया तो वो व्यक्ति बच जाता है। तो हार्ट अटैक होता है कई वजहों से। हार्ट अटैक होता है रक्त में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से। रक्त में अगर खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई, रक्त में खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो वो धमनियों को जाम कर देगा और रक्त तक दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल तक ब्लड नहीं पहुंचेगा और रक्त खाली पंप करने लगेगा और उसे देखते ही देखते हार्ट अटैक हो जाएगा और आदमी बिल्कुल सीधा साधा आदमी अचानक ही मौत के हवाले हो जाता है, उसको पता भी नहीं चलता कि वो मर गया। अभी 40 साल से ऊपर और उससे नीचे के कई लोगों में हार्ट अटैक की समस्याएं देखने को आई हैं। वो डांस करते हुए डीजे पे डांस कर रहे हैं, ऐसे ही जनरली बोल रहे हैं, उन्हें अचानक हृदयघात हुआ और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो हमें अपने दिल की हिफाजत करनी चाहिए। उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम चिकनाई कम खाएं। चिकनाई अगर खाते भी हैं तो हम वर्कआउट करें, फिजिकल एक्सरसाइज करें, नहीं तो फैट जो है कोलेस्ट्रॉल में डिपॉजिट होने लगता है। कोलेस्ट्रॉल से धमनियाँ जो खून ले जाती हैं, साफ खून और गंदा खून शिराएँ वो जाम हो जाती हैं और अगर खून हार्ट तक नहीं पहुँचेगा या बाहर नहीं निकलेगा तो हमें हृदयघात होने की संभावना रहेगी। तो इसके लिए ज़रूरी ये है, एक ज़रूरी हिदायत ये है कि आप अगर कितनी भी चिकनाई खा रहे हैं, इट डजेंट मैटर, आप अच्छी चिकनाई खाएं, बहुत बढ़िया बादाम खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, लेकिन उस फैट को कार्य में ज़रूर बदलें। कोई ना कोई काम ज़रूर करें। अगर आप काम नहीं करेंगे तो वो फैट जो है कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होगा, फैट में कन्वर्ट होगा चिकनाई, और हमें और बीमार बनाएगा और हमारे शरीर को बीमारियों में ले जाएगा। मोटापा सबसे ज़्यादा बीमारियों की जड़ होती है, सबसे ज़्यादा। तो मोटापे से बच कर रहें। और अगर आप ज़्यादा चिकनाई खा रहे हैं तो अपने खाने में अदरक और हरी मिर्च ज़रूर शामिल करें। ये ब्लड को पतला करने के लिए सहायक होते हैं। स्पेशली हरी मिर्च जो बहुत तीखी होती है, जो आंसू निकलवा देती है, वो हरी मिर्च तीखी बेशक होती है लेकिन गुणों में मीठी होती है। उससे हमारा ब्लड जो है वो पतला रहता है। राजस्थान के जो लोग रहते हैं वो लाल मिर्च का अधिक सेवन करते हैं। क्यों? क्योंकि राजस्थान में गर्मी अधिक पड़ने के कारण ब्लड की जो वॉल्यूम है या उसकी जो गाढ़ापन है वो ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ के लोग लाल मिर्च का अधिक सेवन करते हैं। आपने सुना होगा राजस्थानी चटनी लहसुन की और लाल मिर्च की। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, क्लियर है? बीटा ब्लॉक औषधि किससे संबंधित है? या देखेंगे बीटा ब्लॉक औषधि
किससे संबंधित हैं? तो ये हृदयघात से। हृदयघात में जब भी हार्ट अटैक होता है तो सबसे पहले व्यक्ति को गोल्डन आवर में ऐसी टैबलेट्स दी जाती हैं जो खून को पतला करें, ताकि जो आर्टरी जाम हो गई है, जहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया और खून आर पार नहीं जा पा रहा, वो खुल सके। अगला क्वेश्चन है, बिडाल टेस्ट किस में किया जाता है? बिडाल टेस्ट परीक्षा में आता है ये। तो ये बिडाल टेस्ट टाइफाइड के रोग में किया जाता है। टाइफाइड अक्सर बच्चों को हो जाता है। टाइफाइड रोग की जांच के लिए बिडाल टेस्ट किया जाता है। ठीक है बच्चों, रोग विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको आप अच्छे से देखिएगा। एक एक वीडियो को, एक एक क्वेश्चन को रिपीट कर करके पढ़िएगा। इसमें से परीक्षा में जरूर आएंगे प्रश्न 100%। अगला क्वेश्चन है एनीमिया। ये तो हम पढ़ चुके हैं। एनीमिया रोग होता है खून की कमी से। किससे? खून की कमी से। खून की कमी से होता है एनीमिया। ठीक है, इसे रक्ताल्पता भी बोलते हैं। रक्ताल्पता लड़कियों में स्पेशली होता है ये, क्योंकि हर 28 दिन के बाद लड़कियां बहुत सारा ब्लड लॉस होता है। पीरियड्स के दौरान बहुत सारा ब्लड निकल जाता है, इसलिए लड़कियों को आयरन की टैबलेट्स अवश्य खानी चाहिए, आयरन की गोली। ठीक है, एनीमिया शरीर में अगर आयरन की कमी होगी, यानी आयरन यानी ब्लड, तो हमें खून की कमी से रक्ताल्पता रोग हो जाएगी। तो लड़कियों को स्पेशली आयरन युक्त भोजन करना चाहिए और आयरन की टैबलेट्स जो समय समय पर दी जाती हैं उन्हें भी खाना चाहिए। हीमोफीलिया क्या है? अगला क्वेश्चन है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया यह एक वंशानुगत बीमारी, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाली। इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। थक्का नहीं जमता। तो बेटे बच्चे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आराम से। तुम इधर आ जाओ, बंदर हमला ना बोल दे। रक्त का थक्का नहीं जमता। देखिए, हीमोफीलिया एक वंशानुगत बीमारी, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच जाती है। इसमें होता ये है कि हमारे जो एंटीकोगुलेंट प्रोटीन है, कौन सी थी? हेपेरिन। वो हेपेरिन काम नहीं करती है और अगर एक बार चोट लग जाए तो रक्त बहता ही रहता है। उसको हीमोफीलिया कहते हैं, रक्त का थक्का ना जमना। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो था। हो सकता है एक और वीडियो में मैं पैथोलॉजी के बारे में समझाऊँ तुम्हें, पैथोजेंस के बारे में, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो अगले वीडियो के लिए तैयार रहें और इसको पूरा देखें, पॉज कर करके देखें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको हमारी पढ़ाई कैसी लग रही है। कुछ बच्चे एक आध कमेंट कर देते हैं। मैं चाहता हूं कि आप क्रिटिसाइज़ करें या तारीफ़ करें, बुराई करें, गालियाँ दें, लेकिन कमेंट ज़रूर लिखें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही पढ़ते रहिए। एनएमएस की परीक्षा 9 नवंबर की है। अभी से आपको गुड लक। पढ़ते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।